मनोज साहब के चर्चे पूरे छपरा में थे। आज यहाँ सम्मान समारोह में शॉल और गुलदस्ता लेना, तो कल वहाँ किसी उद्घाटन में फीता काटने का निमंत्रण। वो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते थे और समाज उनसे, सारा शहर उनसे मशवरा लेने आता था। वो सबको अपना समय देते थे। अगर सरकार द्वारा लोगों की मदद करने का कोई पुरस्कार मिल रहा होता तो वो मनोज साहब लेने बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि उस समय भी वो किसी की मदद कर रहे होते। ऐसा कहा जाता है कि धन धान से समृद्ध व्यक्ति थे, पर दयालु थे, बड़े आदमी थे। उन्हें खादी बहुत प्रिय था। उसी की कमीज पहनते थे और उसी की बनी हुई धोती। रिश्तेदारों के विषय में यही अनुमान लगाया जा सकता था कि या तो वे बहुत दूर रहते थे या दूर हो गए थे। कभी अपने बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं करते थे। बड़े शांत आदमी थे। हाँ, एक आध बार उनको कहते सुना था कि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। मनोज साहब राजू और सूबेदार साहब को बहुत मानते थे। सूबेदार साहब लगभग रोज शाम की चाय पीने उनके घर जाते थे। जब से मालूम हुआ कि राजू का इस दुनिया में कोई नहीं है, मनोज साहब ने उसे मामूली पगार पर अपने यहाँ रख लिया था। खैर, साथ ही साथ सूबेदार साहब के थाने में चपरासी के तौर पर राजू को तैनात करने की बात भी पक्की हो गई थी। दोपहर में अगर कोई सेवा का अवसर नहीं मिलता तो मनोज साहब विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते थे। राजू को तो कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन सूबेदार साहब को कोई बात अंदर ही अंदर घुन के भांति खाए जा रही थी। आजकल थाने से 2 बार फोन कर राजू से पूछते, मनोज साहब ठीक है ना, कहाँ हैं अभी? जवाब सुनकर फोन रख देते और फिर लंबी सांस लेते। 2 महीने बाद की बात है। रविवार का दिन। सूबेदार साहब को आज भी थाने जाना पड़ा। सब वैसा ही था। फुर्सत मिलते ही उन्होंने राजू को फोन घुमाया और पूछा, मनोज साहब ठीक है ना, कहाँ हैं अभी? उन्होंने अब की बार फोन नहीं रखा। शायद सब वैसा नहीं था। राजू ने बताया कि मनोज साहब नहीं रहे। सूबेदार साहब दुखी थे, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं। वो थाने से सीधे मनोज साहब के घर गए। राजू रो रहा था। सूबेदार साहब ने मनोज साहब का माथा चूमा, पैर छुए और उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी में लग गए। किसी को नहीं पता था कि मनोज साहब की मृत्यु अचानक कैसे हो गई, या शायद सूबेदार साहब को पता था, या शायद इतना मालूम था कि मनोज साहब की मृत्यु अचानक नहीं हुई। बाकियों ने तो बस इतना ही गौर किया था कि मनोज साहब की आंखें भरी हुई थीं और उनके तकिए भीगे हुए थे। सभी को आजीवन शीतलता प्रदान करने वाले मनोज साहब को अपने अंतोपरांत जलता देखना लोगों के लिए बहुत कठिन था। राजू बहुत जोर जोर से रो रहा था। बस सूबेदार साहब चुप थे, शोक में थे, पर शांत थे। वो कभी शहर के सबसे बूढ़े बरगद के पेड़ तो कभी उत्तर दिशा में मौजूद ऊपर ध्रुव तारे को ताकते। सहसा राजू ने उनसे पूछा, सूबेदार साहब, मनोज साहब की आंखों को क्या हुआ था? उनसे इतना पानी क्यों निकल रहा था? क्या वो रो रहे थे? सूबेदार साहब ने कहा, एक उम्र से। राजू ने फिर पूछा, मतलब? सूबेदार साहब ने जवाब दिया, राजू, वो सामने बूढ़े बरगद को देख रहे हो? न जाने कितने वृक्ष उसके छत्र छाया में बड़े हुए हैं,
कितने बच्चों ने उस पर झूला झूला है और ना जाने कितने पथिकों ने उसके नीचे छाह ली है। और ऊपर वो तारा देख रहे हो, समुद्र में हजारों नावों को उसने दिशा दिखाया है। राजू ने फिर बोला, मतलब? सूबेदार साहब बोलते गए, जिस दिन ये बरगद का पेड़ और वो ध्रुव तारा खत्म होने की कगार पर होंगे, उस दिन भारी बारिश होगी। पहली बार राजू ने बड़े गंभीर होकर कहा, सही कह रहे हैं आप साहब। बड़े लोगों की यही विडंबना होती है कि वो किसी के छोटे नहीं होते। हमारे मनोज साहब बड़े आदमी थे। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।